अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट जो कि बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक कर लिए। सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक हो चुका। आज हम लोग सेट नंबर 9 को करेंगे और इसका पीडीएफ आपको जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। खास तौर पर इसमें जीके जीएस के सभी प्रश्न को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग के दिए गए टेलीग्राम से खुद सॉल्व कीजिएगा। विद सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ दिया जाएगा, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग पीडीएफ से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते पहला नंबर प्रश्न। सेट नंबर 9 का पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, 1575 में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? 1575 में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? तो ए में दिया गया इलाहाबाद के किले में, बी में दिया गया लाहौर के किले में, सी में दिया गया आगरा के किले में और डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1575 में अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया था, फतेहपुर सीकरी में, और इसे सभी धर्मों के लिए 1578 में खोल दिया गया था। सभी धर्मों के लिए 1578 में खोल दिया गया था। और अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में किया गया था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में अकबर के द्वारा किया गया था। आगे दूसरा नंबर प्रश्न, चौसा की लड़ाई जून 1539 में कौन पराजित हुआ था? चौसा की लड़ाई जो जून 1539 ईस्वी में हुआ था उसमें कौन पराजित हुआ था? तो ए में दिया गया हुमायूं, बी में शेरशाह, सी में बाबर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुमायूं, ऑप्शन नंबर ए। चौसा की लड़ाई जो जून 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर वहाँ दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। आगे तीसरा नंबर प्रश्न में किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या कर दी थी? किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एरस्टेट की हत्या कर दी थी? तो ए में दिया गया दामोदर एवं बालकृष्ण, बी में दिया गया मदन लाल ढींगरा, सी में दिया गया खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दामोदर और बालकृष्ण। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर इतिहास में चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। यह हत्या 22 जून 1897 को हुआ था। 22 जून 1897 को इसकी हत्या किया गया था, 1897 को। आगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, शांत घाटी साइलेंट वैली जिसे कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ए में दिया गया केरल में, बी में दिया गया मध्य प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो शांत घाटी, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। यह घाटी केरल के नीलगिरी पर्वत के पलक्कड़ जिले में स्थित है। 1973 में शांत घाटी बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1973 में शांत घाटी बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे 5वां नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ए में दिया गया 1916 में, बी में 1905 में, सी में 1924 में और डी में 1934 में। तो 5 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1924 में गांधी जी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन 1924 में किया गया था, जो 40वां अधिवेशन था, बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। और 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे। और 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1934 में कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। आगे 6ठा नंबर प्रश्न, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ए में दिया गया 10 मई, बी में 18 जून,
सी में 25 अगस्त और डी में 11 मई। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 मई, सर्वप्रथम 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को विद्रोह की आग भड़की थी। मेरठ की पैदल सेना ने 20वीं रेजिमेंट 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की सेना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में चला गया था। आगे 7वां नंबर प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो ए में दिया गया मॉन्टेग्यू, बी में दिया गया वाल्डेयर, सी में दिया गया ब्लैस पास्कल और डी में दिया गया है डेनिस डिडरोट। तो 7 का राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज जो कि 1748 में मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन हुआ था। इसकी रचना 1748 में किया गया था, 1748 में। आगे 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है जो 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किए थे? 1857 के विद्रोह में नेतृत्व, कानपुर से नाना साहब सही है, झांसी से लक्ष्मीबाई सही है, तीसरा में ग्वालियर से तात्या टोपे ये भी सही है, चौथा में इलाहाबाद से कुंवर सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। और कुंवर सिंह जो बिहार के आरा जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। आगे 9वां नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 में दिया गया लद्दाख, 2 में काराकोरम, 3 में पीर पंजाल और 4 में जास्कर श्रेणी। तो 9 का राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सबसे पहला होगा काराकोरम। 1 नंबर पे काराकोरम, 2 नंबर पे 1 नंबर पे काराकोरम, 2 नंबर पे लद्दाख, 3 नंबर पे जास्कर और 4 नंबर पे पीर पंजाल। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 2 1 4 3 2 1 4 3। आगे 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा बनाती है? भारत की कौन सा राज्य? तो 10 का राइट आंसर बताना है। तो ए में दिया गया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब। बी में दिया गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सी में दिया गया है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम। डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के साथ सीमा बनाती भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आगे 11 नंबर प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। इसे आप दिए गए पीडीएफ से सॉल्व कीजिएगा। आपको फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दिया जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को किस तरह डिफाइन किया जाता है? तो 21 का राइट आंसर बताना है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना दृढ़ता से विरोध करती है। यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना दृढ़ता से विरोध करती है, उसी आधार पर उसका प्रतिरोध होता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता एक मौलिक गुण है जो यह निर्धारित करती है कि वह पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करता है। आगे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और आवर्धिक प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को डैश रखा जाता है। एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को डैश रखा जाता है। तो 22 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया ध्रुव पर रखा जाता है, बी में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, सी में वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है और डी में ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। तो 22 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी,
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक एवं आभासी दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग जैसे सेविंग मिरर में उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, डॉक्टरी दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे 23 नंबर प्रश्न, एक लेंस में डैश मुख्य फोकस होती है, एक लेंस में डैश मुख्य फोकस होते हैं। तो ए में दिया गया है 4, बी में दिया गया है 2, सी में दिया गया है 3 और डी में दिया गया है 1। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य दो फोकस होती है। एक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं जिन्हें आमतौर पर प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के रूप में जाना जाता है। आगे 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न, प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? ए में दिया गया है स्पेक्ट्रम, बी में दिया गया परावर्तन, सी में दिया गया अपवर्तन और डी में दिया गया अवशोषण। तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म जैसे पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। आगे 25 नंबर प्रश्न, एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्रफलक उत्तरी ध्रुव है, लूप के इस फलक में धारा की दिशा डैश होगी। एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्रफलक उत्तरी ध्रुव है, लूप के इस फलक में धारा की दिशा डैश होगी। तो ए में दिया गया उत्तर की ओर, बी में दिया गया दक्षिण की ओर, सी में दिया गया दक्षिणावर्त और डी में दिया गया वामावर्त। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वामावर्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ए में दिया गया राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में गोवा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर बताना है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में। ऑप्शन नंबर सी, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य मोल्लेम शहर गोवा में स्थित है। गोवा के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। 32 नंबर प्रश्न, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए में दिया गया 5 वर्ष, बी में 3 वर्ष, सी में 6 वर्ष और डी में 2 वर्ष। तो 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले पूरा हो। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। सीएजी की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे 33 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो एक में अनुच्छेद 50, बी में अनुच्छेद 51, सी में अनुच्छेद 51 के क और डी में अनुच्छेद 49। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के क। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। आगे 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न में कहा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो 34 का राइट आंसर बताना है। ए में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, बी में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, सी में परिसीमन अधिनियम 2002 और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर बताना है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी,
सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया है। आगे 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? तो ए में दिया गया प्रधानमंत्री, बी में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सी में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष अनुच्छेद 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारतीय संघ में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 के तहत आगे के प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 36 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। आगे 37 नंबर प्रश्न, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का एक अधिकार है? तो 37 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया कानूनी अधिकार, बी में सामाजिक अधिकार, सी में मूल अधिकार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर बताना है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दिए गए, जिसमें जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उसमें से एक है कि चुप रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आगे 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में दिया गया बिहार में लिंगानुपात 918 है, बी में दिया गया जनसंख्या वृद्धि लगभग 25.4% हुई है, सी में दिया गया बिहार में साक्षरता दर लगभग 61.08% है और डी में दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में लिंगानुपात 918 सही है। जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2011 की वृद्धि दर 25.4% ये भी सही है और बिहार में साक्षरता दर लगभग 61.8% ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न में भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। भारत में मानसून की अवधि जून से आरंभ से दिसंबर के मध्य तक डैश दिनों तक होती है। तो 39 का राइट आंसर बताना है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन होती है। 40 नंबर प्रश्न, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ए में दिया गया है सिख द्वारा, बी में बौद्ध द्वारा, सी में हिंदू द्वारा और डी में जैन द्वारा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। यह सागा दावा नामक तिब्बती चंद्रमास के बीच में पड़ने वाली पूर्ण चंद्रोदय की रात्रि को मनाया जाता है बौद्ध धर्म के द्वारा। आगे 41 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 41 से 52 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के डैश भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो 53 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया प्रोसेस हुए बिना, बी में रुक कर चलने पर, सी में चलने पर और डी में चालू ना होने पर। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चालू ना होने पर। यह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है, स्थिर या अस्थायी मेमोरी कहलाता है। आगे 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न में
जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन और OH आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का pH कितना होता है? जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन और OH आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का pH कितना होता है? तो 54 का राइट आंसर बताना है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर। pH स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। यह स्केल 0 से 14 तक होती है। इसमें 0 से 14 तक होती है। pH 7 उदासीन होता है, जिस उदाहरण के लिए शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, जिसे उदासीन कहा जाता है। pH मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा और pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। आगे 55 नंबर प्रश्न, द्विआबंध वाला एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन सा है? द्विआबंध वाला एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखिच में से कौन सा है? तो 55 का राइट आंसर बताना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी C3H6। C3H6 एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें द्विआबंध डबल बॉन्ड होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ए में केरल की, बी में तेलंगाना की, सी में असम की और डी में तमिलनाडु की। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहू असम की लोकप्रिय नृत्य है। बिहू असम की लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य को असम की कचारी, खासी आदि जनजातियों द्वारा सामुदायिक रूप से मनाई जाती है। आगे 62 नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? ए में गेहूं की, बी में कोयले की, सी में अंडे की और डी में कपास की। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गेहूं की। भारत में हरित क्रांति ने गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरे पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। 1966-67 के समय हुई थी और इसकी आगे 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न में भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? तो 63 का राइट आंसर बताना है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भारत सरकार ने पहली बार जनगणना अधिनियम के दौरान देश के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया? प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए में मरियो पूजो के द्वारा, बी में जॉन मिल्टन के द्वारा, सी में विक्टर हुगो के द्वारा और डी में हेराल्ड रॉबिन्स के द्वारा। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरियो पूजो के द्वारा। आगे 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न में पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ए में सौर ऊर्जा, बी में महासागर की लहरें, सी में भूतापीय ऊर्जा और डी में परमाणु ऊर्जा। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। सूर्य लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जिसमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण और परावैंगनिक विकिरण शामिल है। आगे 66 नंबर प्रश्न। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए में दिया गया BS नायपॉल, बी में दिया गया अरविंद आडिया, सी में दिया गया सलमान रुश्दी और डी में दिया गया विक्रम सेठ। तो 66 का राइट आंसर बताना है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यास लिखा गया है। आगे 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो ए में दिया गया यामिनी कृष्णमूर्ति, बी में रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सी में मल्लिका साराबाई, डी में अलारमेल वल्ली।
तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल। भारतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य में देवदासियों द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया था। भारतनाट्यम नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे 68 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो ए में दिया गया 1962 तक, बी में 1956 तक, सी में 1974 तक और डी में 1971 तक। तो 68 का राइट आंसर बताना है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1971 तक। आगे 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न में कहा गया है कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ए में मध्य प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में आंध्र प्रदेश, डी में पश्चिम बंगाल। 69 का राइट आंसर बताना। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। रायगंज वन्यजीव अभयारण्य को कुलिक पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञान और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे 70 नंबर प्रश्न, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। तो ए में दिया गया राजकोषीय घाटा, बी में बजट घाटा, सी में अपस्फीति, डी में प्राथमिक घाटा। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 71 से लेकर 80 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकारक कौन से? ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकारक कौन से हैं? तो 81 का राइट आंसर बताना है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्लीचिंग पाउडर, जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, का उत्पादन सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग व्यापक रूप से विरंजक में, कीटाणुनाशक में और ऑक्सीजन एजेंट के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन एक एक्सोथर्मिक केमिकल है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न में विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होगा? 82 का राइट आंसर बताना है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है और अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक का भाग बन जाती है। आगे 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न में कहा गया है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो 83 का राइट आंसर बताना है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर हाइड्रोक्साइड अपक्षेपित होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड अपक्षेपित हो जाता है। आगे 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो 84 का राइट आंसर बताना है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। आगे 85 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? ए में दिया गया न्यूटन के द्वारा, बी में दिया गया दमित्री मेंडलीव के द्वारा, सी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा और डी में डाल्टन के द्वारा। तो आधुनिक दमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलक होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में निर्माण के समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। प्रश्न संख्या 86 से 90 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है? तो ए में दिया गया वानिकी, बी में संचार, सी में कपड़ा बुनना और डी में परिवहन। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वानिकी। प्राथमिक क्षेत्र उन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। आगे 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? ए में गोवर्धन पूजा, बी में रक्षाबंधन, सी में धनतेरस और डी में दिवाली। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिवाली। दिवाली पर्व कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। 93 नंबर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किए थे? तो ए में दिया गया 2018 में, बी में 2014 में, सी में 2012 में और डी में 2016 में। तो 93 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2016 में। 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किए थे। 94 नंबर प्रश्न। हसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? हसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में गोवा और डी में हरियाणा। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में पाई जाती जोक नदी का उद्गम स्थल महासमुंद जिले के पिथौरा में है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ती है। आगे 95 नंबर प्रश्न। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांग लो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति चांग लो नृत्य करती है। आगे 96 नंबर प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न में कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो 96 का राइट आंसर बताना। ए में स्वामी विवेकानंद, बी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी में ज्योति बसु और डी में गोस्टो पॉल। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 97 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना महिलाओं की संख्या जो होती है वो 1000 से अधिक है? किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो ए में दिया गया बिहार, बी में दिया गया केरल, सी में राजस्थान और डी में महाराष्ट्र। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। ऑप्शन नंबर बी। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084 है। 1084 जो 1000 से ज़्यादा है। आगे 98 नंबर प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? ए में 1965, बी में 1957, सी में 1961 और डी में 1963। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1965 में। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। आगे 99 नंबर प्रश्न। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो किस राज्य में स्थित है? तो ए में दिया गया आंध्र प्रदेश, बी में उड़ीसा, सी में छत्तीसगढ़ और डी में पश्चिम बंगाल। तो 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है जो क्षेत्रफल में 230 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान में स्थित है।
100 नंबर प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 100 का राइट आंसर बताना है। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 19 दिसंबर 1961 को किया गया था। 19 दिसंबर 1961 में हुई थी। प्रश्न संख्या 101 से 110 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। तो 111 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में। बी में दिया गया परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। सी में दिया गया परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में। और डी में दिया गया परमाणु के ठीक बाहर। तो 111 का राइट आंसर बताना है। 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होती है। बोर के नियमानुसार परमाणु का बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 112 नंबर प्रश्न, कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? 112 का राइट आंसर बताना है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्र की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? तो 113 का राइट आंसर बताना है। 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। ये सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। आगे 114 नंबर प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न में कौन से जीव पूर्ण जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? कौन से जीव पूर्ण जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करती है? 114 का राइट आंसर बताना है। ए में हाइड्रा, बी में लेशमानिया, सी में ईस्ट और डी में अमीबा। 114 का राइट आंसर बताना है। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने शरीर पर एक छोटी गांठ या अंकुर विकसित करता है जो बाद में एक नए जीव के रूप में विकसित हो सकता है। आगे 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है? तो 115 का राइट आंसर बताना है। ए में वर्तिकाग्र, बी में अंडाशय, सी में पराग नली और डी में पराग कोष। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय। प्रश्न संख्या 116 से 120 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 121 नंबर प्रश्न को देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ए में दिया गया 1955, बी में 1953, सी में 1956 और डी में 1954। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1954 में। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। शुरुआत 1954 में हुआ लेकिन दिया गया 1955 से। आगे 122 नंबर प्रश्न, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो ए में दिया गया उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में उड़ीसा और डी में राजस्थान। तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। 123 नंबर प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? तो ए में दिया गया भाखड़ा नागल बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, बी में दिया गया हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, सी में दिया गया टिहरी बांध जो उत्तराखंड में, और डी में दिया गया सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है। तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध जो उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में भागीरथी और भी लंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, 261
मीटर है। आगे 124 नंबर प्रश्न। 124 नंबर प्रश्न में पंचायती राज व्यवस्था के तहत वित्तीय संसाधनों की निगरानी के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत वित्तीय संसाधनों की निगरानी के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो 124 में के में कहा गया राज्य निर्वाचन आयोग, बी में राज्य वित्त आयोग, सी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय और डी में नबार्ड। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों पर किया जाता है। 5 वर्षों पर किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। 125 नंबर प्रश्न। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बजट को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता था? पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बजट को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता था? ए में पूंजीगत और राजस्व, बी में योजना व्यय और गैर योजना व्यय, सी में सामाजिक और आर्थिक, डी में केंद्रीय और राज्य। तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, योजना व्यय और गैर योजना व्यय। योजना व्यय के अंतर्गत विभिन्न 126 नंबर प्रश्न। साओ तोमे और प्रिंसिपे की राजधानी कहाँ है? साओ तोमे और प्रिंसिपे की राजधानी कहाँ या क्या है? तो 126 का राइट आंसर बताना है। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, साओ टोमे, ऑप्शन नंबर ए। आगे 127 नंबर प्रश्न। 1 अप्रैल 2025 को 4 दिवसीय स्कूल चलो हम अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। 128 नंबर प्रश्न। 1 अप्रैल 2025 को कहाँ नीति एन केयर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की गई थी? 1 अप्रैल 2025 को कहाँ नीति एन केयर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की गई? तो ए में दिया गया नई दिल्ली, बी में पटना, सी में कोलकाता और डी में लखनऊ। तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में शुरू किया गया था। 129 नंबर प्रश्न। 1 अप्रैल 2025 से विकसित भारत युवा संसद कहाँ शुरू किया गया? ए में कोलकाता में, बी में दिल्ली में, सी में मुंबई और डी में पटना। तो 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में शुरू किया गया था युवा संसद, भारत युवा संसद। 130 नंबर प्रश्न। 130 नंबर प्रश्न में एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की है? एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ए में दिया गया नाटो, बी में WHO, सी में यूनेस्को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 131 से 140 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 141 नंबर प्रश्न। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थिर होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है? तो ए में कहा गया पुंकेसर, बी में स्त्री केसर, सी में बाह्यदल और डी में पंखुड़ी कहा जाता है। तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्री केसर। 142 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में प्रभावी विशेषक कौन सा है? निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक कौन सा है? तो ए में दिया गया गोल बीज, बी में हरे बीज, सी में झुर्रीदार बीज और डी में बौने बीज। तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल बीज, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेगर मेंटल ने मटर के पौधों पर अपने प्रसिद्ध प्रयोगों में विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया है। आगे 143 नंबर प्रश्न। 143 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो 143 का राइट आंसर बताना है। 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RBC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्तनधारियों में RBC वह कोशिका है जिसमें केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 144 नंबर प्रश्न। 144 नंबर प्रश्न में रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट कहते हैं।
प्लेटलेट तैरते रहते हैं। तो 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा संपूर्ण रुधिर का 55 से 60% हिस्सा होता है। 55 से 60% हिस्सा होता है। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जल भरा होता है। 90 से 92% जल भरा होता है। आगे 145 नंबर प्रश्न, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, परागन की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 46 से 146 से 150 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के आप लोग इसे दिए गए PDF से सॉल्व कीजिएगा।